बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुअज़्ज़िज़ सदर मुतमदीन व अरकान, मुहिबान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुअज़्ज़िज़ अरकान असम्बली, अरकान कानून साज कौंसल, मुंबई और बिदर से तशरीफ लाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व अरकान, जिले तेलंगाना के 9 मुंतखब शुदा अरकान बल्दिया, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मैं आप तमाम को अपनी जानिब से मेरी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सियासी सफर के 62 साल की तकमील पर आप तमाम को मुबारकबाद देता हूं और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला मेरे मजलिसी रुफ़क़ा का ना सिर्फ मेरे साथ बल्कि जमात के साथ पहले से ज्यादा उनका ताउन रहेगा, उनकी जुस्तजू और मेहनत रहेगी और जिस तरीके से आप और हमने मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर इस सियासी सफर को आगे लेकर बढ़े हैं, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हम तमाम लोग पूरे अज़म और हौसले के साथ और पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ इस सियासी सफर को जारी और सारी रखेंगे। मैं इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम मरहूम क़ायदीन को, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अजीम मरहूम सदर फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा को, अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब को, मेरे क़ायद सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी को और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उन तमाम मरहूमीन को जिन्होंने अपनी जिंदगी को कुर्बान किया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ किया। इस छोटे से पेड़ के लिए उन्होंने कई जुस्तजू की, अपनी जिंदगी को लगा दिया। मैं इन तमाम को खराज अकीदत पेश करता हूं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे तमाम मरहूम क़ायदीन की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनकी खबरों को कुशादा फरमाए, उसको नूर से भर दे। अल्लाह सुब्हाना व तआला उनके दर्जात को बुलंद करे और हशर के मैदान में अल्लाह सुब्हाना व तआला इन तमाम मरहूम क़ायदीन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत भी नसीब फरमाए और आका के दामन में उनको जगह मिले। मैं इस मौके पर दुआ करता हूं कि जो हमारे मजलिस के जिम्मेदारान आज हमारे दरमियान में नहीं है, जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके ख़ानदान को, उनकी आल औलाद को अल्लाह सब्र अज़ीम अता फरमाए। मुझे इस मौके पर साबर बिन ताब की याद भी आती है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक बेनफ्स बेलौस सिपाही, और मुझे साबर बिन ताब की मोहब्बत, साबर बिन ताब की मासूमियत, साबर बिन ताब की हरकतें, साबर बिन ताब की मजलिस से और उनके पूरे खानदान की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मोहब्बत
मैं कभी भी इसको भूल नहीं सकता। मैं साबर बिनताब मरहूम के घर में रहा था 96 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में। मैं उस घर में करीब 15-20 दिन मुझे क़याम करने का मौका मिला और मैंने देखा बड़ी करीब से साबर बिनताब को। आज साबर हमारे दरमियान में नहीं है। मुझे यकीन है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला, हम तमाम गुनाहगार हैं, हम कोई फरिश्ते नहीं हैं, ना हम अपने आप को वली होने का दावा पेश करते हैं। हम तो रोज गलती करते हैं, अल्लाह से भीख मांगते हैं अल्लाह माफ कर दे। हम तो रोज अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सही रास्ते पर हमको चला। मुझे यकीन है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला साबर बिनताब की जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए जो खिदमात थी, अल्लाह उसको कबूल फरमाएगा और अल्लाह सुब्हाना व तआला इनको इनकी खबर में भी और इंशाअल्लाह आखिरत में भी इनको इनका सिला देगा। आज हमारे दरमियान में किशनबाग के मरहूम शफी साहब भी नहीं है। पोस्ट ऑफिस में काम करते थे शफी साहब, और जब मैं आज से 26 साल पहले पहला असेंबली का इलेक्शन लड़ा था तो उस वक्त किशनबाग में असद बाबा नगर में शफी साहब, मरहूम मेजर साहब, हमारे साबिक़ा रुकने बल्दिया अजीज बेग साहब, ये तमाम और अतराफ के नईम नंदी मुसलईगुड़ा के जिम्मेदारान, ये एक टीम थी और आज भी है। आज शफी साहब हमारे दरमियान में नहीं है। मैं कभी भी उनकी मेहनत और जुस्तजू को नहीं भूल सकता जो उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए अपना वक्त लगाया। अपना एक तड़प उनके दिल और दिमाग पर थी मजलिस से, और उनके पैर में दर्द भी रहता था। मैं शफी साहब से बोलता था, शफी साहब इन दौरों में छोड़ दीजिए, मगर बराबर नहीं साहब, मैं दौरों में रहता हूं। मैं इस मौके पर अल्लाह से दुआ करता हूं कि हमारे जिर्रे के इसाक साहब का इंतकाल हो गया, अल्लाह सुब्हाना व तआला उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए। ये भी बहुत पुराने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारों में उनका शुमार होता है। मरहूम क़ायद सालार मिल्लत के साथ बड़ी मेहनतें की, अल्लाह सुब्हाना व तआला इन तमाम की मग़फ़िरत फरमाए। अभी आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के क़ायद मुक़न्नना असदुद्दीन ओवैसी साहब की बसीर अफरोज और तफसीली खिताब को सुना। मेरे पास और ज्यादा बोलने के लिए कुछ नहीं है और बड़ी तकलीफ हो जाती है, मुश्किल हो जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी की तकरीर के बाद कोई और तकरीर करे। तो मैं सिर्फ अपनी इस मुश्किल से ऊपर उठकर आज के इस हमारे जमात के यौम तासीस पर, हमारे 62 साल के सियासी सफर के तकमील पर, मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा आप लोगों को कि हमको अपना सियासी सफर जारी रखना है और बगैर किसी तकलीफ के, मुखालिफीन के इल्जामात की परवाह किए बगैर, फिरका परस्त ताकतों के इल्जामात की परवाह किए बगैर, उनकी साजिश का शिकार नहीं होते हुए हमको अपने सियासी सफर को जारी रखना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ एक सियासी जमात नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सोच बन चुकी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक पॉलिटिकल थॉट बन चुकी है और आज लोग इस बात को मान रहे हैं कि वतन अजीज भारत में
हमको अपनी एक सियासी आवाज की जरूरत है, हमको अपने नुमाइंदों की जरूरत है जो बेखौफ होकर मसाइल को हुकूमत के सामने, हुकूमत के ऐवानों में रखें, हमारी तकलीफ, हमारे परेशानी के सवालात का जवाब वक्त के हुक्मरानों से पूछें। ये एक मुस्बित सोच पूरी मुल्क में पैदा हो चुकी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए। इसीलिए हमको और आपको पहले से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना में हालिया बल्दिया के इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक तारीखी परफॉर्मेंस रहा, बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा। मैं मुबारकबाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अजला के, उन तमाम जिले के, उस शहर के सदर मोतमदीन का कि हम तमाम ने मिलकर मेहनत की और हमने ना सिर्फ कांग्रेस बीजेपी को शिकस्त दी बल्कि हमने बाज मुकामात पर टीआरएस से भी मुकाबला किया और उनके उम्मीदवारों को भी हराया। यह आसान काम नहीं था कि एक बरसर इख्तिदार जमात के सामने मजलिस का एक उम्मीदवार जिसके पास उतनी ताकत नहीं है, उतने वसाइल नहीं है जो बरसर इख्तिदार जमात के उम्मीदवार के पास थे, मगर सख्त मुकाबला किया और उन तमाम सियासी जमातों के दांत खट्टे कर दिए और उनको बताया कि जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जिम्मेदार रुकन मेंबर मुहिब जब मैदान में उतरकर जमात के परचम को उठाता है तो मैदान में जब हम उतरते हैं तो मुकाबले के लिए जो हमारे सामने आता है हम उसकी ताकत, उसके वसाइल की परवाह किए बगैर अपने जमात के पैगाम को और जमात की कामयाबी के लिए हम मेहनत और जुस्तजू करते हैं। ये खिराज अकीदत हम पेश कर सकते हैं हमारे बुजुर्गों को कि जो चीज उन्होंने हमारी आदत में पैदा कर दी, जो हमारी फितरत में पैदा हो गया कि हमने अपने बुजुर्गों को बेलौस मोहब्बत और मेहनत करते हुए देखा। आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हमारे बुजुर्गों ने जो मेहनत की, इस जमात की बुनियादों को मजबूत किया। हम ना सिर्फ अपनी बुनियाद को और मुस्तहकम करेंगे बल्कि इस बुनियाद पर इंशाअल्लाह ताला एक आलीशान इमारत को तामीर करेंगे और उस इमारत की ईंटों में हमारा खून भी शामिल होगा, हमारे आंसू भी शामिल होंगे, हमारे अरमान भी शामिल होंगे, हमारे ख्वाबों को हम पूरा करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो हम अपना हर चीज उस इमारत की तामीर के लिए अपना कुर्बान कर देंगे। वो इमारत क्या है? वो इमारत यह है कि हमारी सियासी ताकत और हमारी सियासी पहचान, जो भारत की जमहूरियत हमको इस बात की इजाजत देती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और बात मैं आपके सामने रखना जरूरी समझता हूं क्योंकि मुझे यहां से इस हमारे जमात के जलसे को खत्म करने के बाद मुझे फौरन गुंटूर को जाना है। वहां पर जलसा है CAA NPR NRC के खिलाफ। फिर वहां से वापस आकर कल सुबह में इंशाअल्लाह दिल्ली जाना है और पार्लियामेंट में दिल्ली की बर्बरियत के सिलसिले में आवाज को उठाना है। तो मुझे थोड़े से मौके में अपनी बात को, वक्त में अपनी बात को रखकर मैं अपनी तकरीर को खत्म कर दूंगा। आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हमेशा बेखौफ होकर हक को बयान किया है और मैं साफ तौर से कहना चाह रहा हूं कि हम किसी के महकूम या गुलाम नहीं हैं। हम किसी के महकूम या गुलाम नहीं हैं, बल्कि मैं अपना ये मजहबी फरीजा समझता हूं
अपना इंसानी फरीजा समझता हूं, अपना मुल्की फरीजा समझता हूं कि जो कुछ दिल्ली में हुआ है उसके बारे में आपके सामने बयान करूं। और मेरे बयान करने का मकसद आप नहीं है, बल्कि मेरे बयान करने का मकसद यह है कि भारत के वजीर आजम की कानों तक ये बात पहुंच सके। मेरे बयान करने का मकसद यह है कि भारत के वजीर आजम के सीने में जो दिल है उसकी धड़कनों में जरा हमारी तकलीफ का भी इजहार पैदा हो जाए। मेरे बयान करने का मकसद आप नहीं है, बल्कि अब मैं जो बयान करने जा रहा हूं वो भारत के वजीर आजम के लिए बयान कर रहा हूं कि शायद तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मुझे तो यकीन नहीं है, मगर मैं अपनी कोशिश कर रहा हूं बहैसियते इस अजीम मुल्क के एक शहरी के नाते, बहैसियते एक अवाम के मुंतखब शुदा नुमाइंदे के, हम भारत के वजीर आजम से पूछना चाहते हैं कि भारत के वजीर आजम, दिल्ली में इतना बड़ा फसाद हुआ, आपने अब तक अपनी जबान को नहीं खोला। हम भारत के वजीर आजम से पूछना चाहते हैं, मोहतरम प्रधानमंत्री साहब, उत्तर प्रदेश में कल आपने दो तकारीर तो की, सबका साथ सबका विकास की बात तो आपने की, जो आपका पसंदीदा डायलॉग है, मगर आपने दिल्ली के बारे में कोई बात नहीं की। भारत के वजीर आजम से हम पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री, क्या आप जानते भी हैं कि आपके घर से ज्यादा दूर के फासले पर नहीं, बहुत नजदीक, जिस घर में आप रहते हैं, जिस घर में आप रहते हैं वो आपका जाती घर नहीं है, वो भारत की जनता का घर है। उस घर से आधा घंटे के 20 मिनट के फासले पर फसाद होता है, जिसमें अब तक 40 से ज्यादा बल्कि 42 लोगों की हलाकत हुई है, मारे गए हैं। हम जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री, आप जानते हैं प्रधानमंत्री के 80 से ज्यादा लोगों को गोली लगी? प्रधानमंत्री वजीर आजम, क्या आप जानते हैं कि 4 मस्जिदों को जला दिया गया? प्रधानमंत्री, क्या आप जानते भी हैं कि करोड़ रुपए की जायदादों को जला दिया गया, नुकसान हो गया? हम भारत के वजीर आजम से पूछना चाहते हैं कि क्या आप जानते भी हैं कि एक आईबी का ऑफिसर जिसका नाम अंकित शर्मा है, उसको मार दिया गया, और इतना बेदर्दी से अंकित को मारा गया कि उसको जिस्म पर कई चाकों के वार मारकर उसकी लाश को ड्रेन में फेंक दिया गया। भारत के वजीर आजम क्या जानते भी हैं कि वो जो 4 बच्चों का वीडियो आया था प्राइम मिनिस्टर, आपने देखा होगा? क्योंकि मुझे यह बताया गया है कि जब आप सुबह उठते हैं और अपने दिन का आगाज करते हैं तो आपके सामने भारत के जितने अपोजिशन के लीडर्स हैं उनकी न्यूज आपको दी जाती है और उसका मुताला आप देखते हैं अपने आईपैड के ऊपर। मुझे यकीन है कि आपने देखा होगा कि 4 मुस्लिम बच्चों को लिटाकर पुलिस मारने के बाद उनसे कह रही है कि जन गण मन पढ़ो, और एक बच्चा तकलीफ से लेटे लेटे जन गण मन पढ़ रहा है। वजीर आजम, आप जानते हैं कि उन 4 बच्चों में एक ऊदी टी शर्ट पहना हुआ बच्चा था जिसका नाम फैजान है। प्रधानमंत्री, उस फैजान की उम्र 23 साल की थी, जो पुलिस की लाठियों और गोली का शिकार होने के बाद भी पुलिस के जुल्म की वजह से, इसरार की वजह से जन गण मन पढ़ रहा था।
प्रधानमंत्री, आपको मालूम कि फैजान की मौत हो गई? और उसकी मां ने क्या कहा? प्रधानमंत्री सुनिए, उसकी मां ने कहा कि जब फैजान की लाश को घर को लाया गया तो फैजान के खोपड़ी से खून बह रहा था, फैजान का जबड़ा टूटा हुआ था। प्रधानमंत्री, आप ये जानते नहीं होंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, ताकि आप तक हम दीवानों की आवाज पहुंच जाए। प्रधानमंत्री, क्या आप जानते हैं कि 85 साला महिला जिसका नाम अकबरी बेगम था, वो जल गई अपने घर में। वजीर आजम 85 साला महिला है। आप तो मुस्लिम महिलाओं से दावा किए थे कि मैं आपका भाई हूं। अकबरी बेगम 85 साला एक ज़ईफ औरत अपने घर में जल गई। खानदान वाले डर की कैफियत में छत पर चले गए थे। वो वीडियो बीबीसी ने जारी किया था। प्रधानमंत्री, आप देख लीजिए। तो गड़बड़ में जब बाजू से सीढ़ी से उतारा गया तो हैबत और वहशत की वजह से लोगों ने भूल गया कि घर में एक ज़ईफ हमारी दादी भी है, मां भी है। बाद में मालूम हुआ कि अकबरी बेगम खत्म हो गई। प्रधानमंत्री, क्या आप जानते भी हैं कि आलोक तिवारी 24 साल के बच्चा मर गया? प्रधानमंत्री, क्या आप जानते हैं कि दिनेश कुमार 35 साल का एक ड्राइवर है, उसको मार दिया गया? वजीर आजम भारत, क्या आप जानते हैं कि वीर भान नामी एक भारत के शहरी के सर पे गोली मारी गई? तो जाकिर जो 26 साल का है, उसके भी सर पे गोली मारी गई। प्रधानमंत्री, क्या आप जानते हैं कि राहुल सोलंकी 26 साल का सिविल इंजीनियरिंग का बच्चा, उसको मार दिया गया? प्रधानमंत्री, क्या आप जानते हैं कि दीपक कुमार को गोली मार दी गई? प्रधानमंत्री, क्या आप जानते हैं कि राहुल ठाकुर 23 साल का था, वो भी मार दिया गया? प्रधानमंत्री, क्या आप जानते हैं कि सुलेमान जो लोहारा था, वेल्डिंग का काम करता था, उसको मार दिया गया, उसकी दुकान जला दी गई? प्रधानमंत्री, क्या आप जानते हैं कि मोहम्मद शाबान 22 साल का वेल्डर था, उसको मार दिया गया? रतन लाल पुलिस कांस्टेबल थे प्रधानमंत्री, उनको मार दिया गया? अनवर 58 ईयर्स के, उनको जिंदा जला दिया गया? अमीन एक 17 साल का बच्चा, उसको मार दिया गया? प्रधानमंत्री, क्या आप जानते हैं कि मुदा एक ऑटो ड्राइवर था, उसको खत्म कर दिया गया? प्रधानमंत्री, क्या आप जानते हैं कि आमिर और हाशिम दो भाई थे? प्रधानमंत्री, आमिर की उम्र 30 साल, हाशिम की उम्र 17 साल, दोनों को खत्म कर दिया गया। प्रधानमंत्री, क्या आपने सुना होगा कि एक घर में 2 भाइयों का जनाजा एक साथ उठाया गया? प्रधानमंत्री, क्या आपने सुना कि एक तरफ एक भाई का हाशिम का सर, दूसरी तरफ 17 साल के आमिर का सर, उसका जनाजा उठाया गया? प्रधानमंत्री, क्या आप जानते हैं कि मुशर्रफ को गोली मारकर ड्रेन में फेंक दिया गया, मोहनिस को मार दिया गया? प्रधानमंत्री, क्या आप जानते भी हैं कि आपने तस्वीर देखी होगी प्रधानमंत्री, मुदस्सिर खां के बेटे की, जो अपनी बाप की लाश के बाजू खड़े होकर रो रहा है? प्रधानमंत्री, मुझे तो नींद नहीं आई जब से मैंने मुदस्सिर और अंकित की मां का इंटरव्यू सुना, मुझे अब तक रातों में नींद नहीं आती। प्रधानमंत्री, आपको आती होगी तो हमको भी बताइए, कैसे सोना? अब हम बताओ प्रधानमंत्री, हम कैसे सोए, कैसे सुकून लें? क्योंकि मुझे मुदस्सिर के बेटे की अपने बाप की लाश के सामने खड़े होकर रोते हुए देख वो तस्वीर मुझे अपनी औलाद की याद दिलाती है। अंकित की मां का इंटरव्यू में कहना, वो आईबी का ऑफिसर अंकित शर्मा, कि मेरा बेटा काम को जाकर फोन करता था कि अम्मा तूने दवा ली नहीं ली। वो इतनी अपनी मां से मोहब्बत करता था अंकित शर्मा कि अपनी मां से पूछता था, बता मां, पिताजी को पैसे दूं या ना दूं? प्रधानमंत्री, क्या आप जानते हैं कि एक बीएसएफ का ऑफिसर था जो 3 साल जम्मू में
जिसने 3 साल जम्मू में खिदमत की, बीएसएफ का ऑफिसर, वहां पर पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों से मुकाबला करता था, वो उसका नाम है मोहम्मद अनीस। उसके घर पर लिखा हुआ था प्रधानमंत्री के मैं बीएसएफ का कांस्टेबल हूं, तो जालिमों ने घर में घुसकर मोहम्मद अनीस के घर को जला दिया। प्रधानमंत्री क्या आप जानते हैं कि मोहम्मद अनीस के घर वालों ने कहा कि हम इंस्टॉलमेंट में ज्वेलरी खरीदते थे ताकि अनीस की शादी कराएंगे और उसकी एक कजन की शादी कराएंगे। उनकी 5 लाख की ज्वेलरी जल गई, 10 लाख जल गए। प्रधानमंत्री आपकी जानकारी के लिए कह रहा हूं, आपको शायद नहीं मालूम होगा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब तक आपने कुछ नहीं कहा। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि आप भारत के वजीर आजम हैं, दस्तूरी अखलाकी जिम्मेदारी आप पर है, आप कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो बोलेंगे आप, क्योंकि मरने वाले प्रधानमंत्री पूरे भारत के हैं, ये कोई दूसरे मुल्क के नहीं है, ये भारत के शहरी है। इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है। कुछ तो बोलो प्रधानमंत्री, खामोशी को तोड़ो। प्रधानमंत्री मैं आपको दावत दे रहा हूं कि आप जानते हैं कि राम कुमार पासवान का 15 साल का बेटा नितिन 9th क्लास का था, वो मर गया, उसको मार दिया गया। प्रधानमंत्री क्या आप इतनी हिम्मत करके शिव विहार को जा सकते हैं? प्रधानमंत्री आप, हम भारत के वजीर आजम से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कभी चले जाइए ना शिव विहार को, जाकर देखिए शिव विहार में क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री क्या आपको मालूम कि इन फसादात में मुसलमानों ने जो मिक्स लोकेलिटी में रहते थे उन्होंने अपना घर बार छोड़कर चले गए। प्रधानमंत्री क्या आप उनको वापस लाकर उस मोहल्ले में रखेंगे? क्या प्रधानमंत्री करेंगे ये काम? क्योंकि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर मरकजी हुकूमत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। प्रधानमंत्री हम आपसे पूछ रहे हैं और आपसे पूछने का हमको पूरा हक है। अगर ये हेट स्पीच है तो भाड़ में जाए, मुझे इसकी फिक्र नहीं है, क्योंकि मैं जब तक जिंदा रहूंगा हक को बयान करूंगा और मेरी जबान उसी वक्त खत्म होगी जब मेरी आंख बंद हो जाएगी। और मेरी आंख बंद होने से पहले भी इंशाअल्लाह ताला हम ऐसे ऐसे अपनी जमात के जिम्मेदारों को तैयार करेंगे कि बेटा तुम हमसे ज्यादा अच्छा बोलना, और बोलेंगे। बेटे भी बोलेंगे, बेटियां भी बोलेंगी, बच्चे भी बोलेंगे, महिला भी बोलेंगे, मगर प्रधानमंत्री कुछ बोलते ही नहीं है। प्रधानमंत्री क्या आप जानते कि ये फसाद एक मुनज्जम तरीके से हुआ और आपके जहनियत, आपकी पार्टी के लोगों के बयानात की वजह से फसाद हुआ? प्रधानमंत्री बड़ी तैयारी के साथ हुआ प्रधानमंत्री। ये कम्युनल राइट, ये कम्युनल राइट उसको नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये प्रोग्राम था। प्रधानमंत्री हम तो उम्मीद कर रहे थे कि 2002 से आपने कुछ लेसन लिया होगा और दोबारा होने नहीं देंगे, क्योंकि 2002 में जेनोसाइड हुआ, अब 2020 में दिल्ली में जेनोसाइड हुआ। प्रधानमंत्री 2 डिकेड्स में 2 जेनोसाइड। बताओ प्रधानमंत्री ये क्या हो रहा है? क्यों आपके लीडर ने बयान दिया था और लोग बोलते नहीं नहीं, क्यों देगा वो? मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों और टीवी के जिम्मेदारों और टीवी के चैनल पर जो एंकर बैठते हैं, जो मोदी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, वजीर आजम से वो मोहब्बत करते हैं, और मैं वजीर आजम के उस अजीम वजारत उज़्मा के ओहदे की इज्जत करता हूं, शख्स की नहीं, ओहदे की इज्जत करता हूं मैं। हम उन एंकरों से ही पूछना चाहते हैं कि कभी ये सवालात क्यों नहीं करते आप? मगर क्या करेंगे बेचारे, अगर पूछ लेंगे तो फिर उनसे भी कुछ हो जाएगा। प्रधानमंत्री क्या आप जानते हैं कि एक मुस्लिम खानदान को एक हिंदू ने बचाया, एक हिंदू ने बचाया, और वो मुसलमान
एनडीटीवी के एक क्लिप में कह रहा है कि मैं घर पे छुप गया ऊपर जाकर, तो मैं नीचे देख रहा था, मेरे भाई को दंगाइयों ने पकड़ लिया, गोली मारी, मेरा भाई नीचे गिरा, फिर उठा, फिर गोली मारी, उसके बाद मेरे भाई को जला दिया। और हिंदू के अखबार की आज रिपोर्ट है कि उस खानदान के उस बड़े भाई ने जो बयान किया, उसने मॉर्चरी में जाकर अपने भाई का एक कटा हुआ पैर को देखकर कहा कि यह मेरा भाई है, क्योंकि भाई को मालूम था कि भाई के पैर के उंगलियों के नाखून टेढ़े थे, कहा यह मेरा भाई है। प्रधानमंत्री अब तो जिस्म भी नहीं मिल रहा, प्रधानमंत्री खाली टांग मिल रही है। प्रधानमंत्री कुछ तो बोलो। प्रधानमंत्री आप भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप बीजेपी के नहीं हैं। आप सिर्फ उन 3 लोगों के प्रधानमंत्री नहीं है जिनकी तकारीर की वजह से ये तमाम फसाद हुआ एक मंसूबाबंद तरीके से। बताओ आप, ये हिंदू अखबार की आज की रिपोर्ट है। प्रधानमंत्री क्या आप जानते कि हिंदुस्तान टाइम्स के एक मशहूर एडिटर है शिशिर गुप्ता ने अखबार में लिखा, हिंदुस्तान टाइम्स में, कि बसेस में लोगों को लाया गया था गड़बड़ कराने के लिए। हिंदुस्तान टाइम्स में जो कुछ कह रहा हूं अपने दिमाग से नहीं, पढ़ के कह रहा हूं। हम वजीर आजम से जानना चाहते हैं क्या हो रहा है भारत में। भारत की राजधानी, भारत का दारुल हुकूमत, भारत का कैपिटल, इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली में शिव विहार से लोग कह रहे हैं कि शिव विहार एक खंडेर नजर आ रहा है, भूत बस्ती नजर आ रही है शिव विहार। कौन है प्रधानमंत्री ये लोग जो कह रहे हैं गोली मारो देश के गद्दारों को? प्रधानमंत्री कौन है ये लोग, बताओ ना। प्रधानमंत्री, हमने समझा था कि 6 दिसंबर 92 में मस्जिद को शहादत के बाद दोबारा हम नजारा नहीं देखेंगे, मगर अशोक नगर में हमने देख लिया प्रधानमंत्री कि लोग मस्जिद की मीनार पर चढ़कर स्पीकर को तोड़ते हैं, उस पर भगवा झंडा लगाते हैं, नीचे लोग खड़े थाली मारते हैं। प्रधानमंत्री, टाइम्स ऑफ इंडिया की अखबार की रिपोर्ट है, क्या रिपोर्ट है कि जब मुसलमानों की बस्तियों में मुसलमान आए थे एक मंदिर पर हमला करने के लिए, तो मुसलमानों ने ह्यूमन चेन बनाकर उस दुर्गा की मंदिर को बचाया। प्रधानमंत्री ये कौन है जिन्होंने मंदिर को बचाया? आप जानते हैं उनको? इनके कपड़े देखकर आप बता दीजिए कौन थे लोग, बताइए ना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे यकीन है कि प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे। एक 17 साल का बच्चा है प्रधानमंत्री, जिसका नाम हरीश सिंह है। जब गड़बड़ हुई तो एक मुसलमान के पड़ोसी था, उस मुसलमान ने उसकी गर्दन पकड़कर अंदर जा दी। उस हरीश सिंह के वालिद दिल्ली के ट्रांसपोर्ट में ड्राइवर है, उन्हें फोन कर कर पूछा मेरा बेटा कैसा है? तो उस शख्स का नाम वहाब था। तो हरीश सिंह ने, 17 साल के नौजवान ने, अपने वालिद से कहा कि अब्बा, मैं वहाब भाई के घर में आराम से हूं। और ये बात प्रधानमंत्री आप जानते भी हैं कि एक बागेल साहब है प्रधानमंत्री, बागेल साहब हैं। जब उनके पड़ोस में घर में आग लगी तो बागेल साहब ने जलते हुए घर में घुसकर 7 मुसलमानों की जान को बचाया और खुद 70% जल गए। प्रधानमंत्री, इनके बारे में तो बोल दो ना, कम से कम बागेल के बारे में बोल दो। प्रधानमंत्री, क्या आप जानते हैं कि एक पुलिस के कांस्टेबल हैं शिव विहार के, उनका नाम मोहम्मद इरफान है। उन्होंने 35 मरतबा, पुलिस का कांस्टेबल है प्रधानमंत्री, पुलिस कांस्टेबल ने 35 मरतबा पुलिस को फोन किया कि आओ बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। तो 9 घंटे के बाद प्रधानमंत्री आपकी पुलिस आई और वो पुलिस कांस्टेबल आज ये कह रहा है कि मैं लोग आवाम से मांग कर कपड़े पहनकर नौकरी पे जा रहा हूं।
मेरे पास पहनने को कपड़े भी नहीं है क्योंकि मेरा घर जल गया। प्रधानमंत्री, ये जो फसाद हुआ है ना, ये मंसूबाबंद तरीके से हुआ है। ये टारगेटेड स्ट्रक्चरल वायलेंस है और ये इसकी जिम्मेदारी आपकी हुकूमत पर आती है। प्रधानमंत्री, द डेली राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज एट द डोर स्टेप ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी नाकामी है, आपने आंखें बंद कर ली। लोग बोलते मुझे कि आपने क्यों मिलाया ले जाकर उसको गुजरात से। मैं प्रधानमंत्री को कहना चाह रहा हूं, प्रधानमंत्री जनाब मोदी साहब, आप जानते हैं कि एहसान जाफरी ने 3 घंटे 4 घंटे 2-3 घंटे पुलिस को फोन किया था, पुलिस नहीं आई। जबकि एहसान जाफरी ने उस वक्त के चीफ मिनिस्टर के ऑफिस को भी फोन किया, पुलिस नहीं आई। दंगाई घुसे, एहसान जाफरी के जिस्म के 10 टुकड़े किए और उनकी बीवी के सामने जिस्म को जला दिया। वो रुकने साबिका रुकने पार्लियामान थे। अब प्रधानमंत्री, हमारे भारत के एक्स प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, इंशाल्लाह आप भी एक दिन एक्स प्राइम मिनिस्टर होंगे प्रधानमंत्री, सब होंगे। नरेश गुजराल, इंदर कुमार गुजराल वजीर आजम के बेटे हैं, एमपी हैं। उन्होंने खत जारी किया कि मैंने कई घंटे पुलिस को फोन किया कि बचाओ मुसलमानों को, कोई पुलिस मेरा जवाब नहीं दी। ये मैं नहीं कह रहा हूं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, ये जो बच्चा आप जानते होंगे प्रधानमंत्री जुबैर को, प्रधानमंत्री आप जानते हैं जुबैर कौन है? जुबैर वो है जो सजदे में पड़ा हुआ है और जुबैर के तरफ तमाम शयातीन जमा होकर जुबैर को लट और तलवार से मार रहे हैं। और जुबैर की गलती ये थी प्रधानमंत्री कि वो इज्तिमा से वापिस आ रहा था, इज्तिमा में दुआ की गई थी, तो उसका यकीन था कि जब दुआ हुई तो वहां से कुछ फल और मीठा अपने खानदान के लिए लेकर आऊंगा। तो जालिमों ने जो बोलते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो, उन्होंने ही जुबैर को घेर लिया, खूब मारा जुबैर को। प्रधानमंत्री, जुबैर के सर पे प्रधानमंत्री 30 टाके हैं। जुबैर के सर पे प्रधानमंत्री 30 टाके हैं। प्रधानमंत्री, क्या आप जुबैर को एक फोन कर सकते हैं? क्या जुबैर को एक फोन कर सकते हैं भारत के वजीर आजम कि जुबैर फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं? नहीं प्रधानमंत्री, अब तक तो फोन नहीं आया। प्रधानमंत्री, वो फैजान बच्चा जिसका वीडियो सब देखे, ब्लू टी शर्ट में जो मर गया, जिसके जबड़ा टूट गया, खोपड़ी से खून बह रहा है, प्रधानमंत्री क्या आप उन पुलिस वालों को सजा दिलाएंगे? प्रधानमंत्री, क्या आप एसआईटी बना दिए? एसआईटी इंसाफ नहीं करेगी। 84 में सिखों की नस्ल कशी हुई थी, सिखों के गलों में जलते हुए टैरों को डाला गया था। हजारों की तादाद में दिल्ली में इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद सिखों को मारा गया, पीटा गया, उनकी बहनों से, उनकी माओं से बेइज्जती की गई। आज तक उन सिखों को इंसाफ नहीं मिला प्रधानमंत्री एसआईटी से। अब ये कौन सी एसआईटी बना दिया? क्या इंसाफ मिलेगा प्रधानमंत्री हमको? क्या फैजान को इंसाफ मिलेगा? क्या अंकित की मां को इंसाफ मिलेगा? जितने लोग मर गए उनको इंसाफ मिलेगा? क्या जालिम को इंसाफ मिलेगा प्रधानमंत्री, या मजलूम को मिलेगा इंसाफ? क्योंकि अब तक तो नजर यही आ रहा है 5.5 साल में जब से आप वजीर आजम बने, भारत में सिर्फ मुसलमानों से नफरत 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 डाली गई। मुल्ले हैं, मुल्ले हैं, मुल्ले हैं, मारो मुल्लों को। एक मुस्लिम खानदान, न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार रिपोर्ट करता है कि एक मुस्लिम खानदान बच के निकल रहा था, अपने चेहरों पर तिलक लगाकर जा रहे थे प्रधानमंत्री, तो इन दंगाइयों ने जो कहते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो, कहा कि नहीं ये तो मुसलमान नजर नहीं आ रहे। तो बाप ने कहा अरे भाई हम मुसलमान हैं। तो कहा तुम्हारे छोटे बच्चे का पैजामा खोल कर दिखाओ।
इत्तेफाक से उसकी खतना नहीं हुई थी, हम जाओ। नहीं, हंसने की बात नहीं है, सोचने की बात है कि हमारी पहचान अब हमारे कपड़ों से, अब कपड़ों के अंदर से क्या हो रही है। इतनी नफरत। प्रधानमंत्री, क्या यह अच्छा काम हुआ कि कल दिल्ली में जुलूस निकाला गया आपके चाहने वालों की तरफ से? क्या वो गुजरात के गौरव यात्रा की याद नहीं दिलाता प्रधानमंत्री? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं उम्मीद करता हूं कि भारत के हमारे वजीर आजम मेरी तकरीर को सुनेंगे और मुझ पर केस बुक करना है तो बुक कर लो, आप जेल में डालना है डाल दो, आप गोली मारना है तो मार दो, क्योंकि आपके चाहने वालों की नजरों में गद्दार हूं। अगर देश के वजीर आजम से सवाल करना, उनको आईना दिखाना, उनकी गलतियों को बताना, उनकी दस्तूरी जिम्मेदारी को वजीर आजम शब्दकोश हो गए उसको याद दिलाना अगर गद्दारी है तो सुनो नारे लगाने वालों, मैं गद्दारी करता रहूंगा और तुम मुझे इस तरह से खत्म नहीं कर पाओगे। गोली मारना पड़ेगा, मगर गोली से जिस्मानी मौत होगी, जहन की मौत नहीं होगी, जो मैं जहन देकर जा रहा हूं इंशाअल्लाह ताला। कोई जवाब नहीं है, सन्नाटा है, सन्नाटा। शायद वजीर आजम इतवार के दिन मन की बात में हमारी तकलीफ को बयान करेंगे क्या? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये कहती है कि दिल्ली का फसाद, दिल्ली का प्रोग्राम, दिल्ली का जेनोसाइड एक मंसूबाबंद था और मंसूबाबंद तरीके से हुआ। पूरा माहौल पैदा किया गया नफरत का और ये सब गरीब मारे गए। 4 मस्जिदें शहीद हो गई। एक दरगाह में एक छोटे बच्चे का वीडियो है, उसको जाके फेंक दे। जब वो बच्चे को किसी मुसलमानों ने पकड़ लिया तो उसको मारा नहीं प्रधानमंत्री, उसको बोला बेटा तूने गलत काम किया, तुझे नहीं करना चाहिए था। इज्जत के साथ उसको प्रधानमंत्री पुलिस के हवाले कर दिया। प्रधानमंत्री, आपको जानकर हैरत होगी कि एक बच्चा जो है, जो फेसबुक लाइव कर रहा था, उसको पकड़ा गया तो मुसलमानों ने कहा कि मारेंगे नहीं। एक और बच्चे को पकड़ा जो यूपी से आ गया था शायद। प्रधानमंत्री, आपकी पुलिस कैसी है प्रधानमंत्री? ये अजीब दिल्ली की पुलिस है आपकी। प्रधानमंत्री, ये पुलिस के दिलों में इतनी नफरत क्यों पैदा होगी मुसलमानों के बारे में? प्रधानमंत्री, एक मुसलमान 100 पे डायल करता है पुलिस से मदद के लिए तो पुलिस कहती है कि भुगतो मुल्लो। प्रधानमंत्री, ये कैसी पुलिस है? मगर एक दिल्ली के पड़ोस में गाजियाबाद का एक आईपीएस ऑफिसर, उसका जुरिस्डिक्शन नहीं है। जब उसने देखा कि घर जल रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, उसने कूद कर आकर अपनी अखलाकी जिम्मेदारी को निभाया। हम उसको भी सलाम करते हैं। मगर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से हम कहते हैं कि कमिश्नर साहब जो हट चुके हैं, क्या आपको इन चेहरों को देखकर कभी जिंदगी भर नींद आएगी? इस बर्बादी को देखकर आपको सुकून मिलेगा? इन जलते हुए घरों को देखकर तुमको अपने घर में सुकून नसीब होगा? हां, अगर तुम इंसान हो तो तुमको कभी ये चैन सुकून नसीब नहीं होगा। जिसके दिल में धड़कता हुआ दिल होगा, जिसको इंसानियत से मोहब्बत होगी, वो बराबर इंसाफ करेगा। आप देखो कि इस मुल्क में नफरत पैदा कर दी गई है भारत में। जब नेहरू वजीर आजम थे तो एक मुसलमान ने फोन किया नेहरू को कि मेरी दुकान है, जलाने आ रहे हैं। तो नेहरू ने कहा तो रुक वहां पर, मैं 10 मिनट में आ रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर था नेहरू और नेहरू ने पुलिस को लेकर आया वहां पर, वो प्राइम मिनिस्टर है। प्रधानमंत्री, जरा नेहरू से सीख लीजिए कुछ। मुझे मालूम है कि आपको नेहरू पसंद नहीं है, मगर कुछ तो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मुख्तसर वक्त में मैंने दिल्ली की बर्बादी को आपके सामने बयान किया हूं। अफसोस होता है मुझे, तकलीफ होती है। इंशाअल्लाह ताला हम अपनी तरफ से, मैं इम्तियाज जलील और हमारे तमाम अराकीन असेंबली और मजलिस के पूरे अराकीन बल्दिया अपनी 1 महीने की तनख्वाह
दिल्ली के फसाद में बर्बाद और मरने वालों की इमदाद में इंशाअल्लाह हम देंगे। और मैं दिल्ली में जो गैर सियासी तंजीमें हैं उनसे भी बात कर रहा हूं कि हम उनका क्या ताउन कर सकते हैं। हम कुछ भी नहीं कर सकते मेरे भाई, कम से कम हम उन बहने वाले आंसुओं को तो पहुंच सकते हैं। अगर इंसानियत को जिंदा रखना है तो भारत को बचाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री याद रखो कि जिस जुबैर को मारा गया था, वो बच्चा जिसको अतराफ में घेर कर जुबैर को मार रहे थे, प्रधानमंत्री सुनो, पुलिस वालों सुनो, सिक्योरिटी एक्सपर्ट सुनो, जब जुबैर को मारने की तस्वीर आईसिस ने अपनी मैगजीन पर लगा दी, वलायत अल हिंद, और कुरान की आयत उस पर छाप, आईसिस को तुम मौका दे रहे हो, तुम दुश्मन हो, तुम आईसिस को मौका दे रहे हो। आईसिस ने जुबैर की तस्वीर को लगाकर अपनी फोटो छाप दी आईसिस ने। वजीर आजम, आपको रिएक्ट करना चाहिए, आपको बताना चाहिए, देश को तयख्खुन देना चाहिए कि 2024 से पहले इन तमाम जालिमों को जेल में डाला जाएगा। जिन्होंने अंकित को मारा, जिन्होंने सलमान को पुलिस वाले मारे, उनको जेल में डालो, सस्पेंड करो पहले आप। जिन्होंने गरीबों को मारा, घरों को जला दिया, ये आपकी जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री। मुझे नहीं मालूम आप करेंगे नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ अपनी बात को आपके सामने रखेंगे, क्योंकि मैं आपका महकूम नहीं हूं, मेरी जबान आपकी गुलाम नहीं है, मेरी सोच तुमसे डरने वाली नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है कि वक्त के वजीर आजम के सामने मैं अपनी बात को रख सकूं। मैं आपके सामने भीख नहीं मांग रहा हूं वजीर आजम, मैं आपके सामने डर कर इन वाकयात को बयान नहीं कर रहा हूं वजीर आजम। मैं बहैसियत एक भारत के शहरी के आपसे कह रहा हूं कि क्या आप जालिम का साथ देंगे या मजलूम का साथ देंगे? क्या आप इंसाफ उन गरीबों से करेंगे नहीं करेंगे, चाहे मरने वाला मुसलमान हो या हिंदू हो? इंसाफ तो होना चाहिए। क्या वजीर आजम करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं मालूम। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आखिर में ये CAA, NPR, NRC का कानून, इसके खिलाफ एहतजाज चल रहा है और चलता रहेगा। 6 तारीख से तेलंगाना की असेंबली सेशन का आगाज हो रहा है। इस असेंबली सेशन में असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बात का मुतालबा करेगी कि तेलंगाना की हुकूमत CAA पर तो कैबिनेट ने फैसला ले लिया कि CAA के खिलाफ आपने करारदाद को, रेजोल्यूशन को पास किया। हम तेलंगाना के वजीर आला से इस बात का मुतालबा करते हैं के चंद्रशेखर राव साहब से कि वो NPR पर भी स्टे लगाए। NPR पर स्टे लगाने से ही गरीबों का फायदा होगा। कल अंग्रेजी का अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि अगर हैदराबाद में NRC होगा तो पूरे हैदराबाद में कम से कम 11 लाख लोग के नाम नहीं आएंगे। 11 लाख। और आपको मालूम कि 11 में कम से कम 8-9 तो हम ही रहेंगे, क्योंकि हमारे चेहरों पर लिखा हुआ है देश के गद्दार हैं। 10.5 लाख अवाम के नाम नहीं आएंगे। ये टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में आया। और कोई माशाल्लाह वो साहब एक्सपर्ट हैं, डेटा के एक्सपर्ट हैं, वो लिख रहे हैं, मैं तो नहीं हूं। अगर मैं बोलता तो बोलते हैं दरारे। मेरे भाई, आसाम में एक हमारी बहन है जिसका नाम जिक्र कर दूं आपके सामने, क्योंकि हमारे दुश्मन जो है टीवी पर अब शुरू हो गए होंगे, देखो इन्हें भड़काऊ भाषण दे रहा। बहुत मोहब्बत है। एक मोहतरमा का नाम है मोमिना नीसा। 10 साल डिटेंशन कैंप में थी औरत ये। 10 साल 10 इयर्स डिटेंशन कैंप में थी और रिहा होने से 2 महीने पहले शौहर का इंतकाल हो गया। ये है NRC होगा तो ये तमाम चीजें होंगी। इसीलिए हम चीफ मिनिस्टर से, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से गुजारिश करते हैं कि आप NPR पर स्टे लगाइए
और ये जो बिहार के चीफ मिनिस्टर जो आंखों में धूल झोंक रहे हैं, नीतीश कुमार साहब, आप सबको बेवकूफ बना सकते, मेरे को नहीं बना सकते आप। नीतीश कुमार क्या एक असेंबली में रेजोल्यूशन पास कर दिए, क्या रेजोल्यूशन कि 2010 के एनपीआर के मुताबिक हम एनपीआर करेंगे। नीतीश कुमार साहब, एनपीआर, एनआरसी ये मरकजी हुकूमत का सब्जेक्ट है। जो क्वेश्चनेयर मोदी की हुकूमत तैयार करेगी वो स्टेट गवर्नमेंट को उसी क्वेश्चनेयर को लेकर सवालात पूछना पड़ेगा। आपको इख्तियार नहीं है, आप नहीं बोल सकते कि सवालात नहीं पूछूंगा। अगर आप वाकई में ईमानदार हैं नीतीश कुमार साहब, तो आप स्टे लगाइए एनपीआर पर, जिस तरह केरला की हुकूमत ने लगाया। ये बोलना कि एनपीआर 2010 का होगा, 2020 का ये क्वेश्चनेयर नहीं होगा, गलत है। ये आपके अख्तियार में नहीं है, मरकजी हुकूमत जो भी करना पड़ता है आपको। इसीलिए हम पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार से, रामविलास पासवान साहब से, अकाली दल से पूछना चाहते हैं, दिल्ली के फसाद के बारे में आप क्यों खामोश बैठे हैं? क्यों खामोश बैठे हैं रामविलास पासवान साहब? आपने तो गुजरात का जो फसाद हुआ था, आपने तो कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। नीतीश कुमार तो खैर वो गुजरात का फसाद हुआ तब भी रेलवे मिनिस्टर थे। अकाली दल से हम पूछना चाहते हैं, क्या आप इस पर कुछ बोलेंगे? 84 में जिस तरह सिखों से सलूक हुआ था, आज उसी तरह दिल्ली में मुसलमानों से हुआ है। पूरे एक शिव विहार, एक इलाका है, खंडेर बन चुका है, खंडेर, कुछ नहीं है। अभी तो कई लोग मिसिंग, अल्लाह को मालूम जिंदा है या नहीं। गरीब लेबरर, 5,000 7,000 रुपए कमाने वाले वेल्डर, दवाखानों में कोई इंतजाम बराबर नहीं। मगर अल्लाह सलामत रखे, अल हिंद हॉस्पिटल को, जीटीबी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को, मैंने एक डॉक्टर का इंटरव्यू देखा कि जब उसके पास लाशें आना शुरू हो गई तो रोना शुरू कर दिया। तो लोगों ने कहा, डॉक्टर साहब आप रो तो कैसे? बोले मैं कैसा इलाज करूंगा इन लोगों को देखकर। तो लोग आवाम ने कहा, डॉक्टर साहब अगर आप रोएंगे तो हमारी हिम्मत का क्या होगा? तो उस डॉक्टर ने कहा कि मैंने अपने सीने पर पत्थर रखकर मैं और मेरी टीम ने लोगों की इमदाद की। हम सलाम करते हैं। इस मुल्क में याद रखो, हमारे इस वतन अजीज में एक तूफान है मुसलमानों के खिलाफ, नफरत का तूफान है, मगर इसमें चिराग जल रहे हैं मेरे भाई। वो एक सिख खानदान जिन्होंने मुसलमानों को बचाया, वो उम्मीद के चिराग हैं। वो बागेल साहब एक उम्मीद के चिराग हैं, जिन्होंने जल अपने आप को जलाया और मुसलमानों को बचाया। यकीनन ऐसे चिराग हैं जिनसे हमको उम्मीद है कि इस तूफान में ये चिराग जलते रहेंगे। ये नफरत का तूफान है, ये ठीक नहीं है इस मुल्क के लिए, ये ठीक नहीं है इस मुल्क के लिए। जिसको मुल्क से मोहब्बत है वो मेरी बात को समझेंगे। और प्रधानमंत्री, आखिरी बात कह रहा हूं, मैंने 2016 में पार्लियामेंट में कहा था कि तालिबान से बात करो, तो बीजेपी वाले उठ के गड़बड़ करे। तुम बोल रहे तालिबान से बात करना? मैंने कहा हाँ बात करो, तालिबान आने वाली है, तुम नहीं हरा सकते तालिबान को। आज क्या हुआ, अमेरिका झट मराकर तालिबान से एग्रीमेंट करता है कि हम छोड़ के जाएंगे अफगानिस्तान को, तुम आके बैठना कुर्सी पे। प्रधानमंत्री, तालिबान को अफगानिस्तान में होम मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री दी गई है, वजीर आजम। अब तालिबान अफगानिस्तान की गड़बड़ की वजह से पूरी पाकिस्तान की फौज अफगानिस्तान के बॉर्डर पर थी। अब ये माहदे के बाद पाकिस्तान की फौज कहां जाएंगी? प्राइम मिनिस्टर, मैं 2016 में 15-16 में पार्लियामेंट में कहा था कि बात करो तालिबान से, ताल्लुकात कायम करो, दरवाजे खोलो। अब आप जाकर बैठ के देखिए एग्रीमेंट साइन होता हुआ। खैर ठीक है। आखिरी बात प्राइम मिनिस्टर, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस शुरू हो चुका है। भारत को बचाओ, भारत को बचाओ, लोगों को समझाओ, भारत की आवाम को कि आप सेहत के इस मामले में कोरोना वायरस से कैसे भारत को बचाएंगे। सिर्फ बयान मत दो, सिर्फ ये मत बोल दो कि ये एयरपोर्ट पे ऐसा कर रहे, नहीं। आज हमारे पास भारत की आवाम को बताना है। और एक्सपर्ट से जो मैं बात किया, उन्होंने कहा कि बेसिक काम हमको ये करना है
कि अपने हाथ को साफ करते रहें, धोते रहें अपने हाथ को, अपने हाथों को धोते रहो, वजू से रहो, मुसलमान है तो वजू से रहो, वजू से रहो, और अगर नहीं है तो हाथ को धोते रहो, कम से कम सफाई का ख्याल रखिए। ये कोरोना वायरस एक अजीब वायरस है, अल्लाह इस मुल्क को इस वायरस से बचाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस मुल्क को फिरका परस्ती के वायरस से बचा ले। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस मुल्क को मुसलमानों की नफरत का जो वायरस है उससे बचा ले। ये तूफान है वजीर आजम, आपको खत्म करना, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको करना है। और हम CAA के खिलाफ अपना एहतजाज को जारी रखेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुश्तरका मजलिस अमल के साथ है, जलसे हो रहे हैं, एहतजाज हो रहा है। और अब रहा सवाल ये कांग्रेस पार्टी का, टाई हो गए दिल्ली में, एक भी नहीं आया इनको, एक भी नहीं जीते बेचारे। अच्छा जलसा कर रहे CAA का, मगर नाम मेरे ढोले भाई का खाली। अरे CAA पे बोलो बाबा, NPR पे बोलो, NRC पे बोलो, मोदी पे बोलो, शाह पे बोलो, RSS पे बोलो, नहीं कुछ नहीं, इन्हें एक ही मर्द खड़ा हुआ हमारे सामने, इसको ही बोलते बोलो। आपके जलसे में मजलिस का नाम लेना इस बात का सबूत है कि आपके दिलो दिमाग पर, आपकी रातों के ख्वाब में हम ही आते हैं। मुबारक हो आपको। अब आप नहीं उठने वाले हैं, आपसे नहीं होता। आपके सदर साहब तो नहीं मालूम भारत में नहीं है, वो भारत में नहीं है। खैर हम तमाम मजलिस के जिम्मेदारों से अपील कर रहा हूं कि आने वाले दिनों में बल्दिया के इंतखाबात होने जा रहे हैं औरंगाबाद में, इसके लिए हमको तैयारी करना है। बिहार में असेंबली इंतखाबात होंगे, अख्तरुल ईमान की क़ियादत में हमको उसमें भी कामयाबी हासिल करना है। और फिर बल्दिया के हैदराबाद में इंतखाबात होंगे, हमको अपने परचम को बुलंद रखना है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सियासी बरतरी को बरकरार रखना है। मैं आपसे माजरत चाहता हूं कि जो दूर से लोग उनसे मुलाकात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे गुंटूर को जाना है और गुंटूर का सफर, वहां पर 5 बजे से जलसा है, 4-5 घंटे लगते हैं। उस विजयवाड़ा की रोड पर काफी ट्रैफिक होती है, इसलिए आपसे माजरत चाहता हूं और आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।